नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी विद नवीन सैनी में स्वागत है। विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे जो मैथ्स के टीचिंग मेथड हैं वो, और मैथ्स टीचिंग मेथड में आज अपनी क्लास नंबर 13 है। यदि आप आज नए जुड़े हैं तो पहले पिछली सारी की सारी कक्षाओं को देखें। वो हमारे प्लेलिस्ट पर गणित शिक्षण विद्या नाम से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसमें सारी 12 क्लास अपलोडेड है। ठीक है, बिल्कुल निःशुल्क है। और जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप जाके सभी वीडियो की पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं, वो भी पूर्णतया निःशुल्क है। तो चलिए, हम कल योजनाएं पढ़ रहे थे, आज हम पढ़ेंगे वार्षिक योजना। योजनाओं के बारे में बेसिक मैंने पिछले जो था वीडियो उसमें बता दिया। ठीक है, तो चलिए आज अपनी क्लास नंबर 13 शुरू करते हैं। ठीक है, और आपको एक चीज़ और बता दूं, अपनी क्लास नंबर 25 है वो अंतिम क्लास होगी। ठीक है, अपन ने आधी शिक्षण विधियाँ पढ़ ली है और आधी ही बाकी है। ठीक है विद्यार्थियों, तो देखो 25 हाईएस्ट है, मैक्सिमम 25, ये मैक्सिमम बता रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा 25 होगी, हो सकता है इससे कम में भी फिनिश हो जाए, 23, 22 या 24 में भी फिनिश हो जाए। ठीक है, मैक्सिमम 25 लगेगी। उसके बाद में हम इसकी एक पृथक रूप से टेस्ट सीरीज शुरू कर देंगे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मेथड को लेकर, उसमें रोज गणित शिक्षण विधियों के 15 क्वेश्चन होंगे। ऐसे में आपके 50 टेस्ट लूँगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करें, और टेस्ट है वो लाइव रखे जाएंगे। ठीक है, तो देखिए वार्षिक योजना। तो वार्षिक योजना के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, वार्षिक योजना पूरे साल भर के लिए बनाई जाती है। ठीक है, तो पहले थ्योरी पढ़ते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि देनदीनी डायरी में संपूर्ण सत्र के लिए बनाई गई, पूरे सत्र के लिए जो बनाई गई योजनाएं होती है वो क्या कहलाती है? बनाई गई ऐसी योजना जिसमें न केवल सत्र पर्यंत मतलब साल भर की शिक्षण की योजना होती है, बल्कि साथ ही मूल्यांकन, जो टेस्ट वगैरह होंगे वो, और अन्य करणीय कार्यों का विवरण होता है। अब करणीय कार्य में और क्या क्या आएंगे वो अभी पता चलेगा यहाँ पर। ठीक है, तो करणीय कार्यों का विवरण होता है, उसे वार्षिक योजना कहा जाता है। ये प्रत्येक कक्षा, प्रत्येक विषय के लिए पृथक पृथक होती है। मतलब कक्षा 6, 7 प्रत्येक कक्षा के लिए अलग होगी और प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए अलग होगी। इसमें पूरे साल भर में क्या पढ़ाया जाना है, कैसे पढ़ाया जाना है, मतलब कितने भागों में विभक्त होगी वगैरह वगैरह सब रहता है। ठीक है, वार्षिक योजना रहती है। अभी देखो आएगा कि वार्षिक योजना में किन किन तथ्यों को शामिल किया जाता है। तो देखिए, वार्षिक योजना निर्माण में निम्न तथ्यों को दृष्टिगत रखा जाता है। तो कौन कौन से तथ्यों को दृष्टिगत रखा जाता है? पहला, विद्यालय के भौतिक संसाधन, अर्थात विद्यालय में रूम कितने, प्रयोगशालाएं कितनी हैं, और प्रयोगशाला में क्या क्या सामान उपलब्ध है क्या नहीं है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, एक बार मैं पानी पी लेता हूँ। ठीक है, इसके अलावा कितने उपकरण उपलब्ध हैं, सहायक सामग्री कितनी है, इनकी पर्याप्तता है या नहीं है, पर्याप्त मात्रा में सामान है या नहीं है, विद्यार्थियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए उतने उपकरण हैं या नहीं, इसको भी ध्यान में रखा जाता है। इस सत्र में कुल कितने शैक्षणिक दिवस आएंगे। ठीक है, मूल्यांकन के दिन कितने लगेंगे, कितने दिनों मूल्यांकन होगा, शिक्षण के लिए उपलब्ध वास्तविक दिवस कितने हैं। ठीक है, 15 अगस्त, 26 जनवरी वगैरह सब काट पीट के कितने दिन हैं, इसको ध्यान में रखा जाता है। पाठ्यक्रम का आकार कितना बड़ा है, इस चीज़ को भी ध्यान में रखा जाता है कि भाई सिलेबस है वो किस हिसाब से है, कितना बड़ा है, जो समय हमको मिलेगा उसमें ये कंप्लीट होगा या नहीं होगा, पाठ्यक्रम बड़ा कितना है, इसको आकार को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, अब देखो वार्षिक योजना होती है, तो देखो पहले मैं आपको बता दूं, ये वार्षिक योजना सबका बापू है। इसके नीचे होती है इकाई योजना। ठीक है, और इसके नीचे होती है पाठ योजना। इसको हमने पिछले चैप्टर में समझ लिया था। ठीक है, तो और क्या क्या चीज़ ध्यान में रखी जाती है आपके इस वार्षिक योजना में, कि इकाई के लिए उपयुक्त शिक्षण विधियाँ और तकनीक, कि भाई ये सारे के सारे चैप्टर, ये पूरा सिलेबस है वार्षिक योजना में। अब पूरा सिलेबस को क्या किया गया है, इकाइयों में बांटा गया है। तो प्रत्येक इकाई के लिए कौन कौन सी विधियाँ और तकनीकें काम में लेंगे, ये भी किस में डिसाइड किया जाता है, ये भी आपके वार्षिक योजना में डिसाइड किया जाता है। ठीक है, विद्यार्थियों के बौद्धिक स्तर को भी ध्यान में रखा जाता है कि भाई ये कक्षा है, फला कक्षा है, कक्षा 7A है, तो उसमें बच्चों का लेवल ऐसा है वैसा है, तो बच्चों के बौद्धिक स्तर को ध्यान में रखते हुए ये शिक्षण विधियाँ वगैरह सब तैयार कर ली जाती है। ठीक है, और प्रत्येक इकाई पाठ के लिए निर्धारित दिवस, कि भाई इस यूनिट में इतने दिन लगेंगे, ये यूनिट है इसमें 10 दिन लगेंगे, मतलब इसके अंदर 3 चैप्टर है तो 2 चैप्टर 3-3 दिन में होंगे, ये चैप्टर 4 दिन में होगा, ये भी डिसाइड कर लिया जाता है। कब आपके जो ये बनाई जाती है ना, जब वार्षिक पाठ योजना, तब ये चीज़ तय कर ली जाती है। और मूल्यांकन का समय, मूल्यांकन किस समय लिया जाएगा। ठीक है, मूल्यांकन कितने दिनों के बाद लिया जाएगा, कितना चैप्टर होने के बाद लेंगे, मूल्यांकन किस प्रकार से लेंगे, मूल्यांकन में प्रयुक्त की जाने वाली विधियाँ, मतलब मूल्यांकन किस मेथड से होगा,
इस चीज़ का भी किसमें ध्यान रखा जाता है, आपके वार्षिक पाठ्य योजना में। मूल्यांकन में प्रयुक्त की जाने वाली प्रविधियों के बारे में भी ध्यान रखा जाता है, ठीक है। इसके अलावा शिक्षण अधिगम सहायक सामग्रियों की किसके सहायक सामग्री की आवश्यकता होगी, इसका भी खाका तैयार कर लिया जाता है आपके जो वार्षिक पाठ्य योजना होती है उसमें, ठीक है। तो ये वार्षिक पाठ्य योजना को हमने इसमें समझ लिया। अब इसको रब कर देते हैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं। ये और आगे बढ़ी। अब है इकाई योजना। तो इकाई योजना, इसको इंग्लिश में यूनिट प्लान भी बोलते हैं। इसके प्रतिपादक है ये एच.सी. मॉरिसन है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है कि इकाई योजना के प्रतिपादक कौन है, तो एच.सी. मॉरिसन, ठीक है। अब देखो, इकाई है वो पाठों को मिलाकर बनाई जाती है। जैसे 10 चैप्टर है तो उनमें से चैप्टर को समान विषय वस्तु के आधार पर, ठीक है, और मतलब तार्किकता के क्रम के आधार पर ऐसे इनको क्या किया जाता है, छांटा जाता है कि ये 3 अलग है, ये 4 अलग है और ये 3 इनकी विषय वस्तु समान है, तो उनके आधार पर एक यूनिट का निर्माण किया जाता है, ठीक है। तो इसको पढ़ो। पाठ्यक्रम के ऐसे खंड जिनमें विषय वस्तु या अनुभव के आधार पर एक संगठित क्रमबद्ध तथा तार्किक स्वरूप में, मतलब कि जैसे ये मान लो 4 चैप्टर हैं, ये तीसरे चैप्टर के लिए आधार का कार्य कर रहे हैं, तो पहले क्या पढ़ाएंगे, पहले पढ़ाएंगे ये यूनिट फर्स्ट, इसको बना देंगे, ठीक है, फिर इसको यूनिट सेकंड बना देंगे, और ये दोनों मिलकर इस थर्ड का आधार बन रहे हैं तो फिर इसको लास्ट में पढ़ा देंगे, ऐसे। बस इसे ही तार्किक क्रम बोलते हैं, ठीक है। शिक्षण की योजना बनाई जाती है, उसे इकाई योजना कहते हैं। इकाई का आधार बालकों की आवश्यकताओं, भाई बालकों की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है, उनकी रुचियों को भी ध्यान में रखा जाता है, ठीक है, और उनको क्या क्या समस्या आएगी उसके समाधान की प्रक्रिया में प्राप्त अनुभव प्राप्त होते हैं, ठीक है, कि प्रक्रिया में प्राप्त अनुभव होते हैं, ठीक है, कि भाई इनके क्या क्या समस्या आएगी, उनका समाधान वगैरह, ये सब चीज़ इसमें ध्यान में रखी जाती है। इस लाइन को एक बार फिर से पढ़िए। देखिए कि इकाई का आधार बालकों की आवश्यकता, बालकों की रुचियां, बालकों के समस्या समाधान की प्रक्रिया में प्राप्त अनुभव, कि बालक इस समस्या समाधान की प्रक्रिया में क्या अनुभव प्राप्त करेंगे, ये सब इकाई योजना का क्या होते हैं, आधार होते हैं, ठीक है। तो ये चीज भी है। आगे देखिए महत्वपूर्ण परिभाषाएं। इकाई योजना को लेकर के इन 4 वैज्ञानिकों ने, 4 मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या दी है, ये जो चारों ने ही परिभाषाएं दी, ठीक है। तो शिक्षा शब्दकोश क्या कहता है, ये शिक्षा शब्दकोश है, ये बाकी 3 पर्सन बोलते हैं, ठीक है। तो शिक्षा शब्दकोश में लिखा हुआ है कि किसी पाठ्यक्रम की किसी विषय पर निर्मित पाठों के समुच्चय को इकाई कहते हैं। ये विषय वस्तु का खंड है, मतलब कि पाठ्यक्रम है, उस पर निर्मित जो पाठ, कि भाई ये सिलेबस है, इस सिलेबस के लिए बने हुए जो चैप्टर हैं, इन चैप्टर का समुच्चय होता है, उसको कहते हैं इकाई, ठीक है। मतलब कंटेंट का एक खंड होता है इकाई, ठीक है। तो अब याद कैसे रखोगे, देखो शिक्षा होती है ना, तो शिक्षा के बारे में आम धारणा लोगों की यही होती है कि शिक्षा है वो सिलेबस है, सिलेबस को ऐसे टुकड़े टुकड़े मिला करके एक सिलेबस बन गया और यही पढ़ाई है, ठीक है। ये शिक्षा का संकुचित अर्थ होता है, ठीक है। तो शिक्षा शब्दकोश यही कहेगा कि भाई पाठों विषय वस्तु का खंड है, पाठों के समुच्चय है, उसको इकाई बोल दिया, तो शिक्षा शब्दकोश इतना ही कहेगा। समझ में आ गई बात कि भाई हमारे यहाँ पर शिक्षा का मतलब यही है कि क्या मतलब है हमारे यहाँ पर, कि भाई पाठों का समुच्चय, उससे इकाई बन गई और इकाई से चैप्टर बन गए, तो ऐसे लिंक रखना है, ठीक है। अब एच.सी. मॉरिसन क्या कहता है कि इकाई है वो वातावरण, संगठित विज्ञान, कला एवं आचरण का व्यापक एवं महत्वपूर्ण अंग है, जिसमें सीखने में व्यक्तित्व में सामंजस्य आ जाता है। भाई इसे सीखने से क्या आ जाता है, व्यक्तित्व में सामंजस्य आ जाता है। तो कैसे याद रखोगे, मैं याद रखने के उद्देश्य से बता रहा हूँ, आप पूरा ही मत जोड़ देना कि भाई एच.सी. मॉरिसन का मतलब इससे ऐसे याद रखना कि एक माँ कहती है कि मेरा सन, ठीक है। तो अब उस माँ का सन है, मतलब अर्थात उसका बेटा है, तो वो जिस वातावरण में रहेगा, कुछ कलाएं सीखेगा, ठीक है, विज्ञान सीखेगा, तो उसका आचरण है वो कैसा हो जाएगा, व्यापक हो जाएगा और महत्वपूर्ण हो जाएगा उसका बिहेवियर, ठीक है। और जो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखेगा तो उसके व्यक्तित्व में क्या आ जाएगा, सामंजस्य आ जाएगा। तो ऐसे आपको कीवर्ड पकड़ने हैं याद रखने की दृष्टि से, और आपको हूबहू परिभाषा तो लिखनी है नहीं, सिर्फ परिभाषा को पहचानना है, तो आप पहचान जाओगे, ठीक है। आगे देखिए बोसिंग कहता है कि इकाई है वो अर्थपूर्ण परस्पर क्रियाओं की वह व्यापक श्रृंखला है जो विकसित होकर बालकों के उद्देश्यों की पूर्ति करती है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है कि देखो बोसिंग से याद रखना, गॉसिप का मतलब होता है गपशप,
इंग्लिश में गपशप को क्या बोलते हैं, गॉसिप। अब देखो ये क्या होती है, जैसे आपके महिलाएं हैं, ठीक है, वो महिलाएं परस्पर क्या करेगी, गपशप करेगी, क्रियाएं करेगी, ठीक है, तो फिर वो गपशप आगे से आगे चलेगी, तो एक व्यापक श्रृंखला बन जाएगी गपशप की बातों की, ठीक है। और इससे उनको मिलेगा क्या, उनको कुछ नहीं मिलेगा, बस उनके उद्देश्यों की पूर्ति हो जाएगी, उनका काम ही यही है, ठीक है। तो ये हो गया वॉशिंग। अब आगे है रिस्क। रिस्क ने क्या कहा कि इकाई किसी समस्या या योजना से संबंधित सीखने वाली क्रियाओं की समानता या एकता को बनाती है, ठीक है। तो देखो इसको ऐसे याद रखना है कि जो रिस्क ने कहा, रिस्क ने कि भाई इकाई किसी भी समस्या या योजना से संबंधित, कि भाई कोई भी समस्या है या कोई भी प्लान किया है आपने, से संबंधित जो सीखने वाली क्रियाओं की समानता, कि आप क्या क्या सीखना चाहते हो, उनकी समानता या एकता को बनाती है कौन, इकाई। कि भाई आपके सीखने वाली क्रियाओं को क्या कर देगी, समानता या एकजुट कर देगी, ये बात कही रिस्क ने। तो आप कुछ भी रिस्क लेना चाहते हो तो रिस्क लेने से पहले संगठन होना चाहिए, और उस संगठन में शक्ति होनी चाहिए। वो संगठन में शक्ति तभी आएगी जब आप समानता और एकता से रहोगे, ठीक है। तो ये है। अब इकाई योजना भी दो प्रकार की होती है। इकाई योजना के कितने प्रकार हैं, इकाई योजना के दो प्रकार हैं। कैसे कि एक तो इकाई कैसे बना सकते हैं, विषय वस्तु केंद्रित इकाई योजना, ठीक है, और एक बना सकते हैं अनुभव केंद्रित इकाई योजना, ठीक है। तो एक तो विषय वस्तु कंटेंट की समानता तार्किकता के क्रम के आधार पर, और एक उसमें विषय वस्तु को ना लेकर केंद्र में रख लो आप अनुभव को, तो अनुभवों की समानता, अनुभवों के तार्किक क्रम, इस आधार पर भी इकाई योजना बनाई जा सकती है, ठीक है। अब विषय वस्तु केंद्रित इकाई योजना में क्या होता है, इस फर्स्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। इस योजना में विषय वस्तु का संगठन सिद्धांतों, नियमों, अवधारणाओं की समानता के आधार पर किया जाता है, कि जो सिद्धांत है, नियम है, अवधारणा है, उनमें सिमिलरिटी क्या है, इस आधार पर विषय वस्तु केंद्रित इकाई योजना का निर्माण किया जाता है। और अनुभव केंद्रित इकाई योजना में, इस योजना में पाठ्य वस्तु का संगठन समस्या समाधान के अनुभवों के आधार पर किया जाता है। तो इसमें क्या किया जाएगा कि योजना में पाठ्य वस्तु, जो विषय वस्तु आप सीख रहे हो, समझ रहे हो, उसमें जो समस्या समाधान करोगे, उसको पढ़ोगे, तब जो आपको अनुभव मिलेंगे, उन अनुभवों के आधार पर, भाई अनुभवों का समानता क्या है, अनुभवों का तार्किकता का क्रम क्या है, इस आधार पर आप इकाई योजना बना सकते हो, ठीक है। अब इकाई योजना का उद्देश्य क्या होता है, तो नंबर 1, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं, अभिरुचियों के आधार पर विषय वस्तु का संगठन करना, कि भाई उनकी डिमांड क्या है, उनका इंटरेस्ट क्या है, इस आधार पर विषय वस्तु को एकजुट करना, ठीक है। समान प्रकार की अवधारणाओं को क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित तथा तार्किक क्रम में प्रस्तुत करना, ताकि ज्ञान का एक समग्र दृष्टिकोण विकसित हो सके। जैसे आप एक चैप्टर बीजगणित का पढ़ाते हो, एक ज्योग्राफी का पढ़ाते हो, ज्योमेट्री का, ठीक है, और उसके बाद में एक संख्या पद्धति वाला ले लिया, वापस प्रायिकता ले ली, फिर वापस बहुपद पर आगे, ऐसे आगे पीछे करोगे तो बच्चों का दृष्टिकोण विकसित नहीं होगा। जैसे अब एक त्रिकोणमिति वाला चैप्टर है 8वां 10वीं में, ठीक है, और उसके बाद में 9वां चैप्टर है त्रिकोणमिति पर अनुप्रयोग, तो इन दोनों को साथ में पढ़ाना चाहिए ना। तो पहले आपने त्रिकोणमिति पढ़ा दिया, उसके बाद में बहुपद पढ़ा दिया 4था चैप्टर, और फिर आगे आप 9वें त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में, तो बच्चा का क्या होगा, समग्र दृष्टिकोण डेवलप नहीं होगा। वरना जस्ट पीछे 8वें चैप्टर में त्रिकोणमिति के बारे में सीख के आया है और 9वें चैप्टर में आकर उसका अनुप्रयोग कर लिया, तो उसका एक दृष्टिकोण, व्यापक दृष्टिकोण विकसित हो जाएगा, ठीक है। नंबर 3, ज्ञान को बालकों के लिए व्यवहारिक एवं जीवनोपयोगी बनाना, ठीक है। ज्ञान को बालकों के लिए कैसे बनाना, व्यवहारिक, ताकि वो, व्यवहारिक का मतलब होता है ज्ञान को अपने जो विभिन्न परिस्थितियों में प्रयोग कर लेना, ज्ञान को विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न समयों पर प्रयोग कर लेना व्यवहारिक कहलाता है। जीवनोपयोगी मतलब उसकी डेली लाइफ में काम आए, ऐसा बनाना, ये उद्देश्य होता है इकाई का, ठीक है। और ये पाठ योजना का आधार भी प्रस्तुत करती है, ठीक है। पाठ योजना का आधार प्रस्तुत कर ली। अब देखो वार्षिक योजना के आधार पर हमने छांट दिया कि इस इकाई को इतना टाइम देंगे, ठीक है। अब इकाई योजना के आधार पर कि भाई इस इकाई को 4 दिन मिले हुए हैं, तो इस आधार पर हम पाठ योजनाएं बनाएंगे, तो पाठ योजना के लिए आधार का काम करती है, ठीक है। और बालकों को ज्ञान के निर्माणकर्ता के रूप में विकसित करना, इसका उद्देश्य होता है कि बालक ऐसे, मतलब उसका खोजी दृष्टिकोण विकसित हो, उसकी कंसेप्ट पर पकड़ बने, और वो खुद ज्ञान का निर्माण करता, मतलब वो खुद ज्ञान का क्या करे, निर्माण करे, ऐसे रटे नहीं ज्ञान को, उस ज्ञान को खोज विधि से सीखे। समझ में आई बात? रटना नहीं है ज्ञान को, कंसेप्ट बिल्डअप होना चाहिए। सक्रिय अधिगमकर्ता के रूप में विद्यार्थियों को प्रेरित करना, अर्थात विद्यार्थियों को सक्रिय रखना। पाठ्य वस्तु की इकाइयों के आधार पर
उद्देश्यों, शिक्षण विधियों, शिक्षण सहायक सामग्रियों तथा मूल्यांकन की प्रविधियों का निर्धारण करना। ठीक है, अब इकाइयाँ क्या कर देती है, पूरे पाठ में सहायक सामग्री, मूल्यांकन, प्रविधियाँ, विधियाँ, ठीक है, इन सब का क्या कर देती है, निर्धारण कर देती है। अब इकाई योजना के सोपान, तो इसके सोपान क्या क्या है। नंबर 1, प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या होती है कि पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन विषय वस्तु ग्रहण करने के लिए तैयार करना। तो प्रस्तावना में क्या होता है, तो पहले जो बच्चा सीख रखा है उससे जुड़े हुए 3-4 क्वेश्चन होते हैं, अंतिम प्रश्न है वो समस्यात्मक होता है, फिर उसी से टॉपिक को स्टार्ट किया जाता है। तो पहला सोपान होता है इसका प्रस्तावना। दूसरे में क्या होता है, प्रस्तुतिकरण, इसमें नवीन ज्ञान विषय वस्तु को प्रस्तुत किया जाता है। और नंबर 3 पर होता है मूल्यांकन, अर्थात पुनरावृत्ति और अभ्यास कार्य। तो पहले आप बच्चे को पूछोगे प्रश्न, जिससे पता चलेगा उसने क्या सीखा है, उसके बाद में आप नया क्वेश्चन उठाओगे, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन समस्यात्मक प्रश्न, और फिर वहाँ पर बच्चा अटकेगा तो उस जहाँ पर वो अटका है उस पॉइंट पर आप प्रस्तुतिकरण करोगे, अंत में उसे पुनरावृत्ति कार्य दोगे, अभ्यास कार्य दोगे और उसका मूल्यांकन ले लोगे। ठीक है, अब इकाई योजना के लाभ क्या हैं, तो ये विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण संगठित एवं क्रमबद्ध रूप में करती है। पहली बात ये कि भाई विषय वस्तु को क्या करती है, संगठित और क्रमबद्ध रूप में। क्यों, क्योंकि इकाइयाँ बनती है ऐसे कि समान विषय वस्तु को तार्किकता के क्रम के आधार पर विषय वस्तु को बांट लिया जाता है, तो वो क्या होता है, क्रमबद्ध रूप से विषय वस्तु को प्रस्तुत करने में उपयोगी है। ठीक है, संपूर्ण विषय वस्तु को एक इकाई के रूप में व्यवस्थित करती है। ठीक है, जो विषय वस्तु होती है, समान प्रकार की विषय वस्तु, उसे एक इकाई के रूप में ये व्यवस्थित कर देती है। शिक्षण की प्रभावशाली योजना बनाना, तो अब जैसे सब्जेक्ट है वो समान विषय वस्तु के आधार पर बंटा हुआ है और शिक्षण विधियाँ तय है, तो आपका अधिगम प्रभावशाली बनेगा, शिक्षण प्रभावशाली होगा। ठीक है, और दैनिक पाठ योजना का आधार भी प्रस्तुत करती है। ये मैंने बता ही दिया आपको, यहाँ पर ऐसे चित्र बना के बताया ना कि अब दैनिक पाठ योजना है, वो इकाई योजना को कितने दिन मिले हुए हैं, तो किस चैप्टर में कितने कितने दिन चाहिए, इस आधार पर हम दैनिक पाठ योजना बना लेते हैं। तो इसका क्या बन गई, ये आधार। अब है सूक्ष्म शिक्षण योजना, माइक्रो टीचिंग प्लान। तो ये सूक्ष्म शिक्षण योजना ये बीएड में होती है। ठीक है, बीएड में आपने देखा होगा। इसमें क्या किया जाता है कि जैसे कोई टीचर है, अब टीचर है तो वो नया टीचर बन रहा है अभी, ठीक है, टीचर है नहीं, छात्र अध्यापक है, तो उसके सामने 5, 10, 15 बच्चे बैठेंगे। वो कौन होंगे, वो उसके खुद के सहपाठी होंगे। ठीक है, पीछे एक कैमरा लगाया हुआ होगा। अब ये किसी कंटेंट को जाकर आगे बच्चों इनको मतलब से अपने साथियों को ही पढ़ाएगा और उनको ट्रीट करेगा बच्चों की तरह। कैसे ट्रीट करेगा, बच्चों की तरह ट्रीट करेगा कि ये क्या है, छोटे बच्चे हैं। और फिर उसने क्या पढ़ाया, इसका उसे खुद का वीडियो दिखाया जाएगा, तो उसको पता चलेगा मैंने क्या गलत पढ़ाया, क्या सही पढ़ाया, मेरा शिक्षण कैसा है, और इस आधार पर उसको पढ़ाना सिखाया जाता है। ये होता है सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग में, ये बीएड के दौरान होता है। ठीक है, अब देखिए आगे 1961 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के कीथ तथा एचिंसन ने इसका प्रतिपादन किया था। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये यहीं पर बन गया कि इसके प्रतिपादक कौन है। ठीक है, ये शिक्षण कौशलों के परिमार्जन की योजना है। शिक्षण कौशल मतलब पढ़ाने की तकनीक, पढ़ाना सीखता है, उसका परिमार्जन है मतलब उसमें सुधार करता है, उसकी योजना है कि पढ़ाना कैसे चाहिए, पढ़ाना सिखाया जाता है सूक्ष्म शिक्षण के दौरान। तथा ये विषय वस्तु पर अधिक केंद्रित नहीं है, मतलब इसका उद्देश्य ये नहीं होता है कि विषय वस्तु सिखाई जाए, इसका उद्देश्य होता है कि जो पढ़ा रहा है उसको पढ़ाना सिखाया जाए। ठीक है, कीथ तथा एचिंसन का मानना था कि शिक्षण एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें अनेक कौशलों की आवश्यकता होती है। बिल्कुल, शिक्षण एक जटिल प्रक्रिया है क्योंकि उसमें कई खोपड़ी के बच्चे बैठे रहते हैं, उन सब को लेकर के चलना होता है और सबको सिखाना होता है। तो ये एक जटिल कार्य है, इसमें बहुत ही ज़्यादा कौशल की आवश्यकता होती है, मतलब आर्ट चाहिए होती है। ठीक है, इन शिक्षण कौशलों को प्रतिपुष्टि के माध्यम से पुनः शिक्षण अभ्यास करके परिमार्जित किया जा सकता है। अर्थात जो शिक्षण कौशल है उनको प्रतिपुष्टि के माध्यम से, मतलब उसको बताया जाए, जो पढ़ा रहा है उसको बताया जाए, प्रतिपुष्टि अर्थात फीडबैक दिया जाए कि तू पढ़ा क्या रहा है, क्या क्या मिस्टेक है, इस आधार पर अभ्यास कराकर और परिमार्जन किया जा सकता है, अर्थात एक्सपर्ट बनाया जा सकता है उसको। ठीक है, इस हेतु शिक्षक को उसके शिक्षण की रिकॉर्डिंग दिखाकर प्रतिपुष्टि दी जाती है। ठीक है, सूक्ष्म शिक्षण योजना वास्तव में एक अल्प अवधि अर्थात 5-10 मिनट की योजना होती है जिसमें कम छात्रों अर्थात 8-10 छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है तथा प्राप्त होने वाली प्रतिपुष्टि के माध्यम से पुनः पाठ योजना बनाई जाती है, पुनः प्रस्तुतिकरण होता है तथा पुनः प्रतिपुष्टि दी जाती है और ये क्रम शिक्षण कौशलों के परिमार्जन तक जारी रहता है। पहले उसे बोलेंगे कि तू लेसन प्लान बना, फिर जाएंगे बोलेंगे तू वहाँ पर जाकर इसको प्रस्तुत कर, फिर बोलेंगे ये तेरी रिकॉर्डिंग देख, बोले हाँ कि ये कमी रह गई ना, चल भाग, फिर जा, फिर बना लेसन प्लान, बनाया, फिर रिप्रेजेंट कर, ये तेरी वीडियो देख, ये मिस्टेक आ गई, फिर भाग, फिर बना पाठ योजना,
ठीक है, अब वापस प्रस्तुतिकरण कर, इस बार देख ये कमी रह गई, फिर जा, ठीक है। इस तरह ये प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक वो क्या नहीं हो जाए, उस वो कमी जो वो कमियां कर रहा है, त्रुटियां कर रहा है, उसमें सुधार ना हो जाए, ठीक है। तो ये होता है माइक्रो टीचिंग। देखो एनसीईआरटी का सूक्ष्म शिक्षण योजना चक्र, तो ये योजना का चक्र देखो, सबसे पहले उसने योजना बनाई, उसके बाद में उसने प्रस्तुतिकरण किया, उसके बाद में उसे प्रतिपुष्टि दी गई, वीडियो दिखाया गया, उसके बाद में उसने पुनः योजना बनाई, फिर उसने पुनः प्रस्तुतिकरण किया, फिर उसे पुनः प्रतिपुष्टि दी गई, और ये कुल 36 मिनट की होती है, ठीक है। इसमें प्रस्तुतिकरण पर पहला प्रस्तुतिकरण 6 मिनट का और पहली प्रतिपुष्टि 6 मिनट की, ठीक है। उसके बाद में उसे योजना बनाने में 12 मिनट दिए गए और वापस उसने 6 मिनट में क्या किया, इसको प्रस्तुत कर दिया, ठीक है, और वापस 6 मिनट में इसकी प्रतिपुष्टि। अब देखिए सूक्ष्म शिक्षण योजना स्किनर के सिद्धांत से प्रभावित है। स्किनर का सिद्धांत क्या था, जो क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत था, उसमें बोला गया कि कोई भी अधिगमकर्ता यदि अनुक्रिया करता है तो उसे पुनर्बलन तुरंत मिलना चाहिए। गलत अनुक्रिया पर नकारात्मक और सही पर सकारात्मक पुनर्बलन तुरंत दो, तभी वो असर करेगा। तो ये भी स्किनर के सिद्धांत से प्रभावित थे, जिसके अनुसार यदि अनुक्रिया के पश्चात पुनर्बलन अर्थात प्रतिपुष्टि दी जाए तो अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन शीघ्र लाया जा सकता है। अर्थात उसको तुरंत प्रतिपुष्टि दी जाए तो उसके क्या हो सकता है, व्यवहार में परिवर्तन शीघ्र लाया जा सकता है, ठीक है, जल्दी से उसे सिखाया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। यदि आपने आज किसी ने पढ़ाया, आपने पीछे बैठ के देख लिया कि हाँ ठीक पढ़ा रहा है, अब 7 दिन बाद बोलो कि देख उस समय तो तूने ये ठीक नहीं किया था, तो ये ज़्यादा ठीक नहीं है। आप उसे तुरंत प्रतिपुष्टि दो, वापस बोलो कि जा ये कमी रही, ये मिटा, वापस आओ, तो ये क्या होगा, इससे अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन तीव्र गति से आएगा। और एलन ने सूक्ष्म शिक्षण योजना को अवरोही शिक्षा विद्या या विधि या प्रणाली कहा है। इतना याद रख लेना, एलन ने सूक्ष्म शिक्षण योजना को अवरोही शिक्षण की संज्ञा दी है, अवरोही शिक्षण की संज्ञा दी है। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये चीज़ ध्यान में रखना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये वाला अवरोही शिक्षण वाला, ये कई एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट, सूक्ष्म पाठ योजना के महत्व क्या है। तो सूक्ष्म पाठ योजना के महत्व नंबर 1, शिक्षण विधा की जटिलताओं को दूर करती है, ठीक है। जो पढ़ाने की कला है उसमें जो जटिलताएं हैं उनको ये दूर करती है। विशिष्ट शिक्षण कौशलों के अर्जन की प्रक्रिया है, इससे जो शिक्षण मतलब टीचिंग स्किल है, तो कई प्रकार की जो टीचिंग स्किल होती है उन स्किल को अर्जन मतलब सीखने की ये क्या है, प्रक्रिया है, ठीक है। ये तत्काल प्रतिपुष्टि के सिद्धांत का पालन करती है, अर्थात फीडबैक है वो तुरंत दिया जाता है, ठीक है। और ये विश्लेषण संश्लेषण की प्रक्रिया है। विश्लेषण संश्लेषण मतलब इसमें जो विश्लेषण और संश्लेषण की प्रक्रिया है, भाई पहले कोई भी चीज़, विश्लेषण का मतलब होता है खंड खंड करना और संश्लेषण का मतलब है खंड खंड की गई चीज़ को वापस संगठित करना, ठीक है। तो ये विश्लेषण संश्लेषण की प्रक्रिया है। और इसमें नंबर 5, शिक्षण के सभी चरों पर नियंत्रण रखती है। शिक्षण के जितने भी चर होते हैं उन सभी पर नियंत्रण रखती है, अर्थात शिक्षण के लिए क्या क्या चीज़ आवश्यक होती है, कौन कौन सी चीज़ें हैं वो शिक्षण प्रक्रिया को गतिशील रखती है, इन सब पर ये क्या रखती है, नियंत्रण रखती है। अब विश्लेषण संश्लेषण कैसे, जैसे संपूर्ण प्रक्रिया है, पढ़ाने की संपूर्ण प्रक्रिया, एक बार मैं इसको रब कर देता हूँ। जैसे पढ़ाने की संपूर्ण प्रक्रिया है, उसको पहले टुकड़ों में तोड़कर कि देखो ये डस्टर है, इसको इस प्रकार से काम लेना है, ये ब्लैक बोर्ड है, इसका इस प्रकार से यूज़ लेना है, वापस जा ब्लैक बोर्ड को ढंग से यूज़ में ले, लिखना ऐसे है। तो पहले क्या कर लिया, ये विश्लेषण कर दिया, हर चीज़ को खंड खंड कर दिया, बोलना ऐसे है, खड़ा ऐसे रहना है, एक्सप्लेन ऐसे करना है, किसी चीज़ को हाव भाव ऐसे रखने, कर दिया खंड खंड भाई साहब। और एक एक चीज़ पर उसकी कमांड बनाई, वापस जाओ बोर्ड पे खड़े होके बोलो, वापस आओ, ऐसे नहीं बोलते, ऐसे खड़े हो। और फिर संश्लेषण कैसे हुआ, फिर अंत में इन सभी प्रक्रियाओं को एक साथ वो मतलब इन खंड खंड को समेट करके और प्रस्तुत करता है, और फिर उसको वीडियो बताया जाता है कि देख ये ऐसे सीखा तूने। मान लो कोई बाकी सही पढ़ा रहा है, बस डस्टर से वो ढंग से साफ नहीं कर रहा, तो फिर उसका किया विश्लेषण, और इस पार्ट को, डस्टर वाले पार्ट को लाए कि देख डस्टर बोर्ड साफ कर, अगेन साफ कर, हाथ से ऐसे पकड़, ठीक है अब अच्छा कर रहा है, वापस संश्लेषण पर चलो, मतलब इन टुकड़ों को जोड़ो, अब वापस पढ़ा, पूरा पढ़ा, इस बार डस्टर से यूज में लिए तूने, ठीक है। इस प्रकार ये विश्लेषण संश्लेषण की प्रक्रिया है, ठीक है विद्यार्थियों।
वीडियो पसंद आ रहा है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर दीजिए। रेड कलर में जो सब्सक्राइब है उसको ब्लैक कलर में बदल दीजिए, ठीक है। क्लिक करते ही आप सब्सक्राइब हो जाएगा और घंटा वाला बटन है दबा देना ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो को लाइक कर देना, अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है। हम आपको निःशुल्क पूरा कंटेंट उपलब्ध करवा रहे हैं, तो इतनी तो उम्मीद कर ही सकते हैं कि आप हमारी इतनी सी हेल्प करोगे कि इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कर दोगे, ठीक है। वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। इस PDF को यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है विद्यार्थियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।